जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में कंटिन्यू किए थे डेफिनेट आर्टिकल द, उसी को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। द प्लस कॉमन नाउन प्लस प्रीपोजिशन इन प्लस नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है तो वह उसका केस कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो यदि किसी कॉमन नाउन के ठीक बाद इन हो और इन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में दिया हुआ हो, तो आप यह समझेंगे कि यह जो कॉमन नाउन है यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीनिंग देगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीनिंग देने लगेगा। और जब यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीनिंग देगा तो इस कॉमन नाउन के पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम कहते हैं द मदर इन हर, इसका अर्थ क्या हुआ? द मदर इन हर, इट मीन्स द फीलिंग्स ऑफ अ मदर। द मदर इन हर यानी उसके अंदर फीलिंग्स ऑफ द मदर, यानी मातृत्व की भावना। यह मीनिंग क्या देगा? द मदर इन हर, उसके अंदर मातृत्व की भावना, उसकी मां नहीं, उसके अंदर मातृत्व की भावना, द फीलिंग्स ऑफ ए मदर। उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं द फादर इन हिम, द पैट्रियट इन हिम, द जज इन मी, द जज इन हिम, इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। इसका यही रूल होता है कि कॉमन नाउन जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीनिंग देता है तो उस कॉमन नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपके समझने के लिए समझा दिए कि कॉमन नाउन जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जब मीनिंग देगा तो इसके बाद प्रीपोजिशन इन आएगा, इसके बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा जो कि ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। Whenever a student comes before me, a teacher in me arises and I start teaching him, and I start टीचिंग हिम। तो इस तरह का प्रश्न किसी रूप में रह सकता है, यहाँ कॉमन एरर के रूप में दे दिए हैं हबियम। तो अभी तो आपको स्पष्ट है कि यहाँ टीचर इन मी, वो इस स्ट्रक्चर पर आ गया, तो स्ट्रक्चर पर आया यानी कि यह टीचर क्या चीज का मीनिंग देगा? द फीलिंग ऑफ ए टीचर। Whenever a student comes before me, जब कभी भी कोई छात्र मेरे समक्ष आता है, टीचर इन मी arises and I start teaching him, मेरे अंदर शिक्षत्व की भावना जग उठती है और मैं उसे पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो अ टीचर लगा हुआ है, आप ऐसे कर लीजिए कि इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ऑप्शन द टीचर्स, टीचर, टीचर्स, द टीचर। और लास्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपको? ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, एनसीआर हम लिखते चलेंगे, ठीक है? नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो इसमें बताइए क्या होगा आंसर, कौन सा ऑप्शन होगा? तो स्पष्ट है अभी कि आपका यहाँ पर क्या होगा? द टीचर, क्योंकि आगे में इन मी आया होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? द टीचर, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? मेरे अंदर शिक्षक की भावना जग उठती है, मैं पढ़ाना शुरू कर देता। तो इस स्ट्रक्चर कॉमन नाउन जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अर्थ में प्रयोग किया जाएगा
तो इसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। और आपके समझने के लिए बता दिए हैं कि इस स्ट्रक्चर पर रहेगा। अब हम लोग अगला देखते हैं, द प्लस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी शरीर के अंगों के नामों के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे हेड, हैंड, लेग, तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी अगर जनरल सेंस में आएगा तो हम लोग उसके पास, जैसे हम कहते हैं कि पुलिस ने उसको पैर में मारा, तो पैर क्या हो गया, पार्ट्स ऑफ द बॉडी हुआ। द पुलिस हिट हिम इन द लेग, तो इसके पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अगर हम लोग यहाँ कोई आर्टिकल नहीं प्रयोग करते हैं तो वह गलत हो जाएगा वाक्य। सी caught the child by an ear, देखने में लग रहा है कि सही है, ईयर के पहले एन लगा दिए हैं, लेकिन इस वाक्य का मीनिंग क्या है कि उसने बच्चे को कान से पकड़ा, तो कान पकड़ा यानी वह पार्ट्स ऑफ द बॉडी यहां पर आया, तो यहां पर एन के जगह हम लोग लिखेंगे द, बाय द ईयर, उसने बच्चे को कान से पकड़ा। यहां तक काउंटेबल अर्थ में प्रयोग नहीं हो रहा है, जब काउंटेबल सेंस में प्रयोग होगा तब हम लोग उसके पहले एन लगाएंगे। यहाँ पर जनरल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कान से पकड़ा, कान क्या हो गया, पार्ट्स ऑफ द उसका बॉडी हुआ, तो उसके पहले हम लोग द लगाएंगे। लेकिन जैसा कि मैं पहले ही बताया था कि इसके किंतु और परंतु पर भी हम लोगों को ध्यान रखना है। तो किंतु परंतु क्या है, तो देखिए किंतु परंतु क्या है, कभी कभी यह काउंटेबल सेंस में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे the cow has the tail, the mouth and two eyes, and the two eyes, यानी गाय को एक पूंछ, एक मुंह और दो आंख होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये काउंटेबल सेंस में प्रयोग हो रहा है, तो ये भी तो गाय का पार्ट्स ऑफ द बॉडी हो गया, टेल, माउथ, आई, लेकिन इसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा ए टेल, अ माउथ एंड टू आईज, यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा, ना ए एन आएगा क्योंकि यहाँ टू आईज दो है, तो दो के लिए तो ए एन का प्रयोग होगा नहीं। तो जब काउंटेबल सेंस में पार्ट्स ऑफ द बॉडी यूज होगा तो उसके पहले हम लोग ए अथवा एन का प्रयोग करेंगे। एक चीज और हम लोग ध्यान दें कि कुछ एडिमेटिक यूज भी होता है, जैसे पार्ट्स ऑफ द बॉडी के साथ हम लिखते हैं ऑन फुट, तो फुट भी तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी है। एट हैंड, एट हैंड भी तो पार्ट्स ऑफ बॉडी है। इन हैंड, तो यहाँ भी हैंड पार्ट्स ऑफ बॉडी है, लेकिन इसके साथ हम लोग अगर आर्टिकल लगा के लिखेंगे कि ऑन द फुट, एट द हैंड, इन द हैंड, ये गलत होगा। गलत इसलिए होगा कि ये एडियोमेटिक यूज होता है, इसका अलग मीनिंग होता है। ऑन फुट का मतलब हो जाएगा पैदल, एट हैंड मतलब पास में, नजदीक में, नियर, और इन हैंड मतलब हाथ में। तो इसका जब एडियोमेटिक यूज होता है तो उसके साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। अब देखिए एक सेंटेंस दे रहे हैं, उसमें देखिए जैसे लिखते हैं he always
he always comes here on the foot. He always comes here on the foot. तो फुट पार्ट्स ऑफ द बॉडी अगर ध्यान में रहेगा तो लगेगा कि हाँ फुट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसके पहले द का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑन फुट किस रूप में आया है? एडियम के रूप में। He always comes here on foot, वह हमेशा यहाँ पैदल आता है, यानी पैदल आता है। अब देखिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं डेफिनिट आर्टिकल का ही। टू डिनोट मेजरमेंट द इज यूज्ड, तो माप बताने के लिए टू डिनोट मेजरमेंट, जैसे यहां पर मीनिंग आपको आता है की दर से, के हिसाब से। या ऐसे समझिए आप, कहते हैं कि चीनी किलो से बिकता है, तो वह क्या है? किलो से बिकता है, उसका माप हो गया। अंडा दर्जन से बिकता है, वह क्या हुआ? उसका मेजरमेंट हुआ। दर्जन के हिसाब से बिकता है, यूं कह लीजिए, तो बात एक ही हुई। तो वहां पर हम लोग द का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? द डेफिनिट आर्टिकल का। यहाँ पर कंफ्यूजन है होने की एक बात रहती है, उसको मैं बतलाऊंगा। पहले देखिए ये शुगर इज सोल्ड बाय किलो, तो मान लीजिए ये छोटा सा सेंटेंस है, तो बाय किलो इसका मतलब क्या होगी? चीनी किलो से बिकता है। तो अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं आपको कि बाय अ किलो, तो देखने में लगेगा कि यह भी सही है, लेकिन नहीं, क्योंकि मेजरमेंट बतलाने के लिए हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा बाय द किलो, तब जाके सेंटेंस सही होगा। Cloth is sold by मीटर, उसी तरह से यह भी गलत हो जाएगा, बाय द मीटर होगा। अब हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं, he runs, देखिए, he drives his car 80 kilometers the hour. He drives his car 80 kilometers the hour. फिर एक सेंटेंस देते हैं, sugar is being sold ₹40 the किलो। अब दोनों सेंटेंस देखिए, ऊपर वाले वाक्य में क्या है कि वो अपनी कार को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाता है, यानी 1 घंटे में 80 किलोमीटर ले जाता है अपनी गाड़ी को। तो यहाँ पर का मीनिंग दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, मेजरमेंट वाला में यहाँ कंफ्यूजन होता है। तो पर का जब मीनिंग देगा तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? ए और एन लगाते हैं। तो यहाँ पर द नहीं लगा करके हमको लगाना होगा एन। शुगर इज बीइंग सोल्ड ₹40 द किलो। शुगर जो है, चीनी जो है, 40 रुपए प्रति किलो के दर से बेचा जा रहा है। तो बेचा जा रहा है कैसे? 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। अब इस सेंटेंस पर देखिए और इस सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पर। यहाँ क्या था कि चीनी किलो से बिकता है, और यहाँ क्या था कि चीनी 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर का मीनिंग दे रहा है, तो यहाँ पर द नहीं लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे? अ किलो। अगर बिना आर्टिकल का भी लिखेंगे तो भी गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम कोई आर्टिकल लगा देंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल, तो यह गलत हो जाएगा। तो इस तरह के वाक्यों पर आप लोगों को
ध्यान देना होगा। इज इट क्लियर? अब हम लोग दूसरे तरह के नियम पर चलते हैं। आप लोग जानते हैं कि सामान्यतः प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे राम, श्याम, पटना, मोहन, सोहन इत्यादि। अगर हम लिखते हैं कि द मोहन हैज गॉन टू द आगरा, तो क्या यह सही होगा? नहीं, क्योंकि समान नियम क्या है कि प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो न मोहन के पहले द आएगा, न आगरा के पहले द आएगा। सिंपली होगा मोहन हैज गॉन टू आगरा। हालांकि पिछले लेक्चर में जहां पर प्रॉपर नाउन और आर्टिकल का डिफरेंस आया था, वहां समझा दिए थे कि कब प्रॉपर नाउन के पहले भी द आ सकता है और कब प्रॉपर नाउन के पहले ए एन भी आ सकता है। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पहले बतलाए थे कि जब अनिश्चित का बोध हो जाए, अननोन का बोध हो जाए, तो वहां पर हम लोग इसके पहले ए एन भी लगा सकते हैं, या जब डेफिनिट कर दिया जाए तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। तो जो कि पिछले लेक्चर में मैं बतलाया था, उसको देख लेंगे आप। लेकिन इस रूल का कुछ अपवाद है जो आप लोग बचपन से पढ़ते आए कि नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, तालाबों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, म्यूजियम्स के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, एपिक्स के नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आप पढ़े होंगे। पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, द्वीप समूहों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ये सब आप लोग देख लेंगे, क्योंकि एक बार इसका रीडिंग डालना जरूरी है, नहीं तो फिर आप उसमें भूल जाएंगे। इसमें कहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, उसको हम डिस्कस कर देते हैं। तो देखिए कि ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, यानी द्वीप समूहों के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज, द नीदरलैंड्स, तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। लेकिन जब इंडिविजुअल आइलैंड आ जाए, व्यक्तिगत इंडिविजुअल आइलैंड, तो इसके पहले तो हम लोग द लगा रहे हैं, लेकिन इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। अगर द लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा। जैसे इसमें आपको आ जाएगा जावा, सुमात्रा, ये सब आ जाएगा, सिसिली, सिलोन। ये सब भी क्या है? आइलैंड है, लेकिन यह इंडिविजुअल है और यह ग्रुप में है। तो एक क्लू आपको बतला दे रहा है कि जब यह सिंगुलर फॉर्म में रहेगा तो वह इंडिविजुअल होता है, तो उसके पहले आप लोग द नहीं लगाएंगे। लेकिन जब वह प्लूरल फॉर्म में रहेगा, यानी कहने का मतलब उसमें एस लगा हुआ रहेगा, तो वह समझ जाइएगा कि वह क्या है? ग्रुप है, और उसके पहले द का प्रयोग हो। अगर रूल नहीं भी याद रहता है तो सिंगुलर प्लूरल कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो उससे भी आप कर लेंगे, क्योंकि सेम रूल लगता है आपको रेंजेज ऑफ माउंटेन्स में। सेम रूल लगेगा आपको रेंजेज ऑफ माउंटेन्स में। तो द प्लस रेंजेज ऑफ माउंटेन्स, यानी पर्वत श्रृंखलाओं के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन वही जब इंडिविजुअल माउंटेन हो जाएगा तो उसके पहले हम लोग
एक्चुअली यह क्या होता है, यह पीक आता है छोटू, तो वह इंडिविजुअल रहता है और उसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब रेंजेज ऑफ माउंटेन्स जो प्लूरल फॉर्म में होगा, जो सिंगुलर फॉर्म में होगा वह क्या होगा, इंडिविजुअल माउंटेन होगा। जैसे द हिमालयाज, द आल्प्स, इस तरह से आप कह सकते हैं। इंडिविजुअल में क्या आ जाएगा, तो इसमें लिख लीजिए माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, पारसनाथ, ये सब आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि सिंगुलर प्लूरल कॉन्सेप्ट ये दो में केवल माउंटेन और आइलैंड में, बाकी सब तो एज इट इज जो बचपन से पढ़ते आए हैं वही होगा। तो द हिमालय, द आल्प्स, बट माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, पारसनाथ जैसी पहाड़ियां आएंगी तो इसके पहले हम लोग किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए आप लोगों को सिंगुलर प्लूरल कॉन्सेप्ट दिमाग में हमेशा रखना है, ये 2 पॉइंट में। बाकी सब जो है कि एपिक्स के नाम के पहले रामायण, महाभारत, पुराण, बाइबल के पहले द का प्रयोग होता है, ये सब बचपन से पढ़ते हैं और इसको एक बार एट ए ग्लांस बुक से पढ़ लेंगे, किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। अगर मेरी बुक हो तो और बेहतर है, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे क्लासेस देख रहे हैं, और आप जो है कि मैं आपको एक्सरसाइज उससे कहूँगा कि एक बार कर जाइए, बाकी उसके बाद कोई भी दुनिया की किताब बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने, लेकिन एक बार उसके एक्सरसाइज को बनाइए, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होगा तो आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में दे देंगे, उसका जवाब आपको मिल जाएगा, आपको समझा दिया जाएगा। देखिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो फ्रेजेज हैं, जैसे ऑल ऑफ, वन ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इसको आइदर और नाइदर भी लोग बोलते हैं, दोनों सही है, आप जैसे समझिए। तो ऑल ऑफ, वन ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, मोस्ट ऑफ तो लिख ही दिए हैं। इस तरह के जो भी फ्रेजेज आएंगे और इसके बाद यदि कोई नाउन आता है तो इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। अगर नहीं करेंगे तो वह ग्रामर के नियम के अनुसार गलत हो जाएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ दिस मोहल्ला are working in banks. Most of the students of this mohalla are working in banks. यानी इस मोहल्ले के अधिकांश छात्र बैंक में काम कर रहे हैं। The most of the students, यहाँ पर अगर the नहीं लिखेंगे तो यह बात ग्रामर की दृष्टि से गलत हो जाएगा। स्पोकन इंग्लिश फॉर्मल में अगर नहीं भी बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हैं तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो एकेडमिक हो, कॉम्पिटिटिव हो, आपको इस चीज़ पर ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर द किस रूप में आ रहा है, डिटर्मिनर है। तो आपको हम एक चीज़ और बता रहे हैं कि अगर आर्टिकल नहीं होगा, कोई दूसरा डिटर्मिनर दिया हुआ, तो ये डिटर्मिनर का होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर द लिखे थे, दीज दोज भी आ सकता था, सच भी आ सकता था इस तरह के सेंटेंसेज में। तो अगर कोई डिटर्मिनर नहीं हो तब हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे नाइदर ऑफ टू गर्ल्स वांट्स टू हेल्प हिम, दोनों लड़कियों में से कोई नहीं उसकी मदद करना चाहती है। तो यहां पर नाइदर ऑफ टू गर्ल्स, द टू गर्ल्स के पहले यहां पर क्या लग जाएगा, द टू गर्ल्स।
neither of the two girls wants to help him. एक्चुअली यह क्या होता है कि पार्टिकुलराइज हो जाता है नाउन। जैसा कि आपको पहले स्ट्रक्चरल क्लास में हम बतलाए थे कि जनरलाइजेशन और पार्टिकुलराइजेशन, तो यह कॉन्सेप्ट सब जगह लागू होता है। ये रूल बन करके ग्रामर की किताबों में आ गया है। लेकिन अगर वह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है जनरलाइजेशन और पार्टिकुलराइजेशन का, तब फिर डेफिनेट आर्टिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वही चीज यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यह एक रूल के रूप में है। अब देखिए द प्लस प्लूरल सरनेम, अगर मान लीजिए कि हम लोग द प्लस प्लूरल सरनेम लिखते हैं, तो सरनेम जब प्लूरल फॉर्म में आता है तो उसके पहले हम लोग द लगा सकते हैं। लेकिन यह मीनिंग क्या देगा? यह फैमिली का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा? फैमिली का। और वैसी स्थिति में इसके साथ हम लोग क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे द शर्माज wants to go to Kashmir. The Sarmaj wants to go to Kashmir. The Sarmaj ये टाइप सरनेम हुआ, इसको प्लूरल बना दिया गया और इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगाया गया। तो द प्लस प्लूरल सरनेम इट मींस मिस्टर शर्मा एंड हिज फैमिली, जिसमें बच्चे आ जाएंगे, वाइफ आ जाएंगी। तो वैसी स्थिति में यह क्या हो जाता है? पूरे फैमिली का बोध कराता है। और इसके साथ हम लोग हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर गलती है वांट्स। अगर हम लिख देते हैं इस तरह से द शर्मा वांट्स, तो एक कंफ्यूजन और क्रिएट हो गया कि शर्मा सिंगुलर आज व्यक्ति का नाम हो गया और यह वांट्स सिंगुलर हो गया, तो ये सही हो सकता है। लेकिन यह भी जान लीजिए कि जनरल अर्थ में प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं लगता है। बी लिखते हैं शर्माज वांट। अब यहाँ पर वांट हम प्लूरल फॉर्म में कर दिए, एस हटा करके, गिवन फॉर्म बी पाई फॉर्म। तो अब यह भी लगा, देखने में लग रहा होगा कि तो यह अगर गलत है तो यह सही हो गया, लेकिन यह भी गलत है। शर्माज वांट स्पोकन के लिए है, रिटन के लिए नहीं। तो यहां पर हो जाएगा द शर्माज वांट, और डी ऑप्शन दे दे रहे हैं नो इम्प्रूवमेंट, यानी कोई सुधार की जरूरत नहीं है, जो दिया हुआ है वो सही है। तो यहाँ वांट्स के कारण गलत है। यहाँ पर है कि सिंगुलर कर दिया गया, इसके पहले द लगा, यहाँ सिर्फ मिस्टर शर्मा वांट्स रहता तो भी यह सही हो सकता है, लेकिन द शर्मा कर दिया गया है, इसलिए गलत है। शर्माज वांट देखने में लग रहा है कि यह सही है, आप बोल सकते हैं इस तरह से, लेकिन एग्जामिनेशन में यह गलत है, क्योंकि प्लूरल सरनेम में जब तक द नहीं लगाएंगे तो पूरे फैमिली का बोध नहीं कराएगा, ग्रामेटिकली यह गलत माना जाएगा। द शर्माज वांट यह आपका सही है, इसलिए यहां पर सही आंसर हो जाएगा द शर्माज वांट। ओके, तो छात्रों डोंट फॉरगेट टू व्हाट you remember, I think, don't forget to subscribe the channel Vijyoti Educational Adda, so that you can enjoy yourself through the videos, updated latest videos। उसकी वीडियो की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे, इसके लिए आप सब्सक्राइब करें विज्योति एजुकेशनल अड्डा को, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, अपने परिवार के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो पाए। थैंक यू।